वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है मेरी? चलिए, आवाज आ रही है ना सभी को? राधे राधे, गुड आफ्टरनून सभी को। चलिए, हमको आज देखना है क्या हमारा लास्ट एमसीक्यू, जिसमें आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट आपके लिए प्रश्न है, एक अच्छे गणितज्ञ के लिए निम्न में से कौन सा गुण सबसे अधिक आवश्यक माना जाता है? पहला, सभी सूत्रों को याद करना, बहुत तेजी से प्रश्न हल करना, अवधारणा को समझना, लागू करना के संबंध बताना, या केवल कठिनाइयों का अभ्यास करना। वाला है? नहीं है, ये नहीं है। एक मिनट रुकना ना। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को, वो पीडीएफ दूसरे चला गया है। यही है। हमें जो मिला सब बना दिए, बहुत सही। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही सा है, क्योंकि आज क्वेश्चन दूसरा है आपके लिए। गुड आफ्टरनून। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? यही है। चलिए, अब बनाएंगे हम हमारा जो क्वेश्चन था, एक गणित उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की निम्न प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जूम थोड़ी करना पड़ेगा। ये लो भाई, ठीक है ना? चलिए, एक गणित उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की निम्न प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रश्नों का निर्माण, उद्देश्यों का निर्धारण, प्रश्नों का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण, अंतिम परीक्षण का निर्माण। चलिए, आवाज आ रही है ना सभी को? BACD जी, आशु श्यप। चलिए बनाइए, आंसर दीजिए। किससे रिलेटेड प्रश्न है मुझे ये भी बताइए। एक एक स्किप स्किप क्यों करना है भाई? बी बी बी। चलिए, इतने लोग तो दे रहे हैं आंसर बी। बी वाले बहुत सही हैं, BACD। पहले आपको उद्देश्यों को क्या करना पड़ेगा? निर्धारण करना पड़ेगा, है ना? इस चीज को दिमाग में रखना। आपको सबसे पहले क्या करना है? तो आपको उद्देश्यों का निर्धारण करना है। ये है किससे? तो वैधता से रिलेटेड है, याद रखना। ये वैधता का प्रश्न है। वैधता में पहले आपको उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ेगा, उसके बाद प्रश्नों का निर्माण करोगे। ठीक है ना? प्रश्नों का निर्माण करोगे। जैसे ही दूसरे में आपको प्रश्न का निर्माण मिलेगा, आप विशेषज्ञों द्वारा क्या करोगे? परीक्षण करोगे।
परीक्षण करोगे, और जब परीक्षण हो जाएगा आपका तब आप अंतिम परीक्षण दोगे। यदि आपको नहीं भी पता था कि ये वैधता का प्रश्न है, तब भी इसके निर्धारण से आपको जानना होगा कि पहले निर्धारण करोगे, प्रश्न निर्माण करोगे, फिर विशेषज्ञ परीक्षण करोगे, फिर अंतिम परीक्षण का निर्माण दोगे। क्लियर है? कितने लोग का सही है भाई? हाँ, वैधता का मतलब क्या होता है? वैधता का मतलब क्या होता है, चलो तो बताओ। वैधता से क्या समझते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मुझे भी रिकॉर्ड वाला ले ले। चलिए सेकंड, आपका पहला कथन दिया हुआ है, किसी गणितीय परीक्षण की वस्तुनिष्ठता अधिक होने पर परीक्षक के व्यक्तिगत निर्णय का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा, वस्तुनिष्ठता परीक्षण में सभी परीक्षार्थियों के उत्तर मूल्यांकन के लिए स्पष्ट और निश्चित मापदंड होते हैं। क्या आएगा बताओ? गुड आफ्टरनून। मान्यता प्राप्त, गणना करना, मान्यता प्राप्त करना या किसी चीज के लिए वैध होना, यह आपकी वैधता को दर्शाता है। ठीक है, ए लिख रहे हैं। ए वाले कितने लोग हैं? वस्तुनिष्ठता से क्या समझते हो? अंक परीक्षण जानते हो ना? डी, अच्छा डी वाले भी हैं। ए गलत है, सी वाले भी मिल गए, बहुत सही। बी ने क्या बिगाड़ा है फिर? डी 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 डी। मैम बताइए ना आप, ये आपको मैनेजमेंट से पूछना पड़ेगा बेटा कि न्यू बैच में पेडागॉजी की क्लास फिर से होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। जितने भी लोग डी वाले हैं पहले बता दो कि सब गलत हो, और जितने भी लोग बी वाले हो वो भी गलत हो। आपको नहीं पता क्या कि वस्तुनिष्ठता में व्यक्तिगत निर्णय पर प्रभाव कम होता है? क्यों? वस्तुनिष्ठता क्या कहता है? अंकों का परीक्षण। हम अंकों से परीक्षण करते हैं ना वस्तुनिष्ठता में, तो जितने भी डी और बी वाले वो तो पहले ही गलत हो। तो अंकों का परीक्षण किया जाता है, व्यक्तिगत निर्णयन का प्रभाव कम हो जाता है वस्तुनिष्ठ में। हम किसी एक चीज पर ध्यान देते हैं, इसलिए ये कथन सही है। और जब ये कथन सही है तो हम क्या लगाते हैं बीच में? लगाते हैं क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में सभी परीक्षण के उत्तर के मूल्यांकन के लिए क्या स्पष्ट और निश्चित मापदंड मिलते हैं। हम वस्तुनिष्ठ क्यों कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्टिव्स क्यों रख रहे हैं? कि हमको निश्चित मूल्यांकन मिले। क्या मिले? निश्चित मूल्यांकन। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, इस चीज को ध्यान देना। ए वाले बहुत सही थे, मैं देख ही रही हूं ए लगाते लगाते आप लोग डी में आ गए सबके सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, जूम कर देती हूं, दिख रहा है ना? निम्नलिखित को चलो निम्न को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो अभिक्षमता से उपलब्धि की दिशा को दर्शाते हैं। पहले ध्यान देना कहां से कहां तक, तो अभिक्षमता से उपलब्धि की दिशा, विद्यार्थी में किसी गणितीय क्षेत्र के प्रति संभावित क्षमता, उस क्षमता के आधार पर सीखने के अवसर, व्यवस्थित अभ्यास एवं अधिगम, अर्जित ज्ञान एवं कौशल का प्रदर्शन। चलो बनाओ। क्वेश्चन को बड़ा ही तो कर रही हूं बेटा मैं, मेरे को पता था आप लोग ये बोलोगे मुझे। बड़ा करने से पहले क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। लो मैं इसीलिए स्क्रीन ज्यादा नहीं छूती यहाँ पे।
ये स्क्रीन रुक जाती है एक जगह पे। ये लो, अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, दिख रहा है ना? सी सब सी वाले हैं क्या? सी, विद्यार्थी किसी गणितीय क्षेत्र के प्रति संभावित क्षमता, आपकी अभी क्षमता पहले बनेगी कि विद्यार्थी के क्षेत्र की संभावित क्षमता बताएं, फिर उसके बाद उस क्षमता के आधार पर सीखने का अवसर प्रदान करें, बहुत सही। फिर व्यवस्थित अभ्यास और अधिगम दे, लास्ट में उसके कौशल और ज्ञान का प्रदर्शन करें। जितने भी लोग सी वाले हैं बहुत सही। आप लोग यदि इस स्थिति में सी लगा रहे हैं मतलब आपको अभी क्षमता और उपलब्धि की स्थिति का ज्ञान हो रहा है कि अभी क्षमता से उपलब्धि कैसे प्राप्त होगी। पहले आपको गणितीय क्षेत्र को बताना पड़ेगा, उसके बाद उसकी क्षमता को देखना पड़ेगा, क्षमता के अनुसार आप अभ्यास अधिगम कराएंगे, तब जाके आपको अर्जित ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन मिलेगा। बहुत सही। चलिए नेक्स्ट, गणित में अवधारणात्मक निर्माण केवल नियम या सूत्र याद कर लेने से नहीं होता। अवधारणात्मक में विभिन्न उदाहरणों और परिस्थितियों में किसी गणितीय विचार की सामान्य विशेषताओं को पहचानना शामिल होता है। चलिए दीजिए आंसर। चलिए चौथा का आंसर दीजिए। सब ए वाले हैं। यहाँ तो केवल लिखा हुआ है तो कैसे ए दे रहे हैं सब? यहाँ तो केवल लिखा हुआ है, कैसे ए दे रहे हैं आप सभी? क्या आएगा आंसर? यहाँ तो केवल लिखा हुआ है। ठीक, पूजा जी और एक ऊपर एक नाम और है क्या, दीपिका जी, बहुत सही लिखे हैं कि यहाँ केवल लिखा हुआ है, मगर केवल का निर्माण एक पॉजिटिविटी के लिए है, क्योंकि जब हम अवधारणा की स्थिति में आते हैं, केवल के बाद भी नहीं दिया इसलिए मैम, देखो डी, कई लोग बदल गए, कई लोगों का आंसर बदल गया बेटा, चौथा और डी आ गया है, कई लोगों के आंसर बदल गए। मैं इसीलिए बोल रही थी केवल का मतलब यहाँ पे आपको अवधारणा की स्थिति से ध्यान देना है कि अवधारणा क्या है। तो अवधारणा का सीधा सीधा अर्थ होता है किसी विचार, वस्तु, संबंध की मानसिक संगठना या मानसिक संगठना। इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं? देखो यहाँ पे यदि ये जानते हो किसी विचार, वस्तु या संबंध की मानसिक संगठना, तो गणित की जो अवधारणा निर्माण है केवल नियम और सूत्र से नहीं बनते। लेना सही नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें विचार भी जरूरी है, उसमें वस्तु के संबंध भी जरूरी है ना, वस्तु के संबंध भी जरूरी है, मानसिक संगठन भी जरूरी है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं सही है। और दूसरा लिखा है कि अवधारणा में विभिन्न उदाहरण और परिस्थितियों में किसी गणितीय विचार को सामान्य विशेषताओं की पहचान में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये सब चीजें इसके लिए जरूरी है। तो ए और आर की सही व्याख्या करता है। तो हर केवल वर्ड मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां लिखा था। चलिए नेक्स्ट, गणित में किसी नई अवधारणा को सीखने की प्रक्रिया को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको जो अवधारणा अभी पूछी गई थी उसी अवधारणा की प्रक्रिया निर्माण करना है। क्या करना है? तो प्रक्रिया निर्माण।
चलो बनाओ। केवल लिखा है, ऑप्शन में नहीं भी बोला है, ठीक। हाँ, वहां पे सही लिखा होता तो आप लोग जो आंसर ले रहे थे वो गलत हो जाता। चलिए ठीक, फिफ्थ का आंसर दीजिए। ए सी, ठीक। और ए, ललिता जायसवाल जी, ठीक। नुश, बहुत मिक्सअप क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रक्रिया नहीं पता। यदि आपको किसी चीज की अवधारणा की ज्ञान रखनी है तो जितने लोग मुझे ये बोल रहे हैं सी बी ए, तो इसमें ध्यान दो, सी से शुरुआत हो रही है और बी से शुरुआत हो रही है। आप किस चीज की शुरुआत करोगे? पहले गणितीय अवधारणा का निर्माण करोगे, हैं कि उदाहरण की समानता की पहचान करोगे? अरे भाई, पहले आप वास्तविकता को तो देखोगे। वास्तविकता कैसे दिखेगी? तो वास्तविकता देखने के लिए पहला प्रोसेस रहेगा कि आपको वास्तविक चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे ही वास्तविक चीजों को देखोगे तो आप उसके उदाहरण बना पाओगे। जब उदाहरण बना पाओगे वास्तविक चीजों को देखकर, तब आप उसकी गणितीय अवधारणा पे ढाल पाओगे, क्योंकि हमको अवधारणा नहीं अवधारणा जानना है। उसके बाद आप अवधारणा की परिस्थितियों का निर्माण करोगे, और जैसे ही अवधारणा की परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा तो आपको उसको कैसे सिखाना है, उसके कौशल को बता दोगे भाई। तो डी वाले बहुत सही हैं। देखो यहीं पे आप लोग गलती करते हो। पहचान निर्माण पहले जरूरी है कि आपका ये जरूरी है ठोस वास्तविकता। अब मैं बोलूंगी कि आपको एक बॉटल के बारे में बताना है और उसकी नई अवधारणा देना है, पहले बॉटल को वास्तविक जीवन से तो जोड़ोगे ना कि बॉटल है क्या, या जल के बारे में या हवा के बारे में, तो उसको वास्तविक जीवन से तो पहले जोड़ोगे ना। तो डी वाले जितने भी थे बहुत सही हैं, ए और सी वाले गलत हैं, क्योंकि आपको पहले पहचान करना पड़ेगा कि कहाँ से। सी वाले को तो चलो मैं एक बार कह भी सकती हूँ, क्योंकि बी और सी में ही कंफ्यूजन है ये कि उदाहरण पहले लाएं कि अवधारणा पहले लाएं। ए वाले तो बिल्कुल ही गलत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कथन में, यदि कोई गणितीय परीक्षण विश्वसनीय होने के बावजूद पूर्णतः वैध नहीं हो सकता, तो कारण लिखा है कि विश्वसनीयता मुख्यतः मापन की स्थिति संगति से संबंधित है, जबकि वैधता इस बात से संबंधित है कि परीक्षण वास्तव में इच्छित गुण को मापता है या नहीं। चलिए बताइए, आज का प्रश्न आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं? चलिए आंसर दीजिए सिक्स्थ का। गलत हो गया तो कुछ नहीं, आप लोग नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए ना, तो फिर अच्छा है। चलिए आंसर दीजिए सिक्स्थ का, बहुत अच्छा है ये, धन्यवाद। ए देख के होश उड़ रहे हैं, आज क्वेश्चन देख के होश उड़ रहे हैं। इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। देखो आप लोग बोले थे मुझे निगेटिव लाने के लिए, मगर निगेटिव लाने से आपके कॉन्सेप्ट में इफेक्ट ज़्यादा पड़ता, इसलिए मैंने पॉजिटिविटी को ज़्यादा देखा कि आपको उससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चले। ए वाले बहुत सारे हैं। चलिए प्रश्न करते हैं कुछ। पहला लिखा है कि कोई गणितीय परीक्षण विश्वसनीय होने के बावजूद पूर्णतः वैध नहीं हो सकता। अरे विश्वसनीय है तो हम पूर्णतः वैध की स्थिति को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्यों है, वो विश्वसनीय माना जा रहा है, वो कहीं ना ट्रस्टेड है। ट्रस्टेड है मतलब कि उसको हम वैलिड भी मान सकते हैं, सही है, क्योंकि विश्वसनीयता मुख्यतः मापन की स्थिति है। तो विश्वसनीयता को क्या माना जाता है? मापन की स्थिति।
संगति से संबंधित है, जबकि जो वैधता है वो परीक्षण है, वास्तविक परीक्षण, कि आप वास्तव में कैसा परीक्षण कर रहे हैं, इसकी इच्छा शक्ति को बताता है। इसलिए दोनों कथन सही हैं और दोनों सही व्याख्या करता है। बहुत सही, 6A वाले। चलिए नेक्स्ट, गणित सीखने में कठिनाई वाले विद्यार्थी के लिए परामर्श की प्रक्रिया का उचित क्रम बताइए। परामर्श की प्रक्रिया का बताना है ना। पहला, विद्यार्थी की समस्या की पहचान, समस्या से संभावित कारणों का पता लगाना, उपयुक्त सहायता रणनीति निर्धारण करना, विद्यार्थियों की सहायता प्रदान करना या परिणाम की समीक्षा करना। तो बेटा हर जगह डिफिकल्टी क्वेश्चन है ऐसा जरूरी नहीं है, इजी क्वेश्चन में भी बच्चे गलती करके आते हैं। इस चीज को समझना सीखो। सी 7 नंबर, चलिए जितने भी सी वाले हैं बहुत सही। आपको मतलब परामर्शदाता के बारे में नॉलेज है क्या, कि आप पहले विद्यार्थी की समस्या को पहचानेंगे, उसके बाद समस्या से संबंधित कारण को देखेंगे, फिर उसके बाद उपयुक्त रणनीति का प्रयोग करेंगे। जैसे ही रणनीति मिल गई मतलब आपको सहायता देंगे विद्यार्थी को और परिणाम की समीक्षा करेंगे। बहुत सही, जितने लोग भी आपने सी लगाया है। चलिए नेक्स्ट है, गणित में किसी विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि कम होने का अर्थ यह आवश्यक नहीं है कि उसकी गणितीय अभिक्षमता की कमी है। वैसे लिख सकते थे यहाँ पे अभिक्षमता की कमी है या अभिक्षमता भी कम है। कारण लिखा है कि उपलब्धि पर शिक्षण, अभ्यास, अवसर, वातावरण तथा पूर्व अधिगम जैसे अनेक कारकों का प्रभाव पड़ सकता है। चलिए बताइए, बड़ा कीजिए स्क्रीन फिर। लो भाई, चलो बनाओ। गुड आफ्टरनून। बी ठीक, बी वाले भी दिख रहे हैं, ए वाले भी दिख रहे हैं। जितने भी ए वाले हैं आपको स्थिति समझनी पड़ेगी। ए लगा रहे हो बहुत सही है, मगर यहाँ पे स्थिति का ध्यान रखना कि विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि, मतलब किसी विद्यार्थी के द्वारा वर्तमान जो उपलब्धि प्राप्त की गई है वो उसके लिए आवश्यक है या नहीं, उसकी गणितीय अभिक्षमता पर फर्क नहीं देगी। मतलब कि आपकी उपलब्धि किसी चीज की अभिक्षमता पे, आपकी एप्टीट्यूड पे कैसा असर डाल रही है उसके लिए कहा जा रहा है। मतलब ये सही है। क्यों? क्योंकि उपलब्धि पर शिक्षण, अभ्यास, अवसर और वातावरण या पूर्व अधिगम जैसे अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। आप किसी चीज को प्राप्त करते हैं तो उसका एक कारण सिर्फ वर्तमान उपलब्धि नहीं होती, आपका अभ्यास, अवसर, वर्तमान और पूर्व के अधिगम, ये सब चीजें जरूरी होती थी। किसको बढ़ाते? आपके उपलब्धि के साथ आपकी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड को भी बताता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये दोनों कथन और कारण सही हैं। ठीक, यहाँ पे लिख देता ना कि अभिक्षमता कम नहीं है तो ये गलत हो जाता पहला, तुरंत आपका आंसर चौथा लग जाता। मगर यहाँ पे लिखा है कि उसकी गणितीय अभिक्षमता भी कम है, मतलब उसके एप्टीट्यूड की, जो मैथ्स की एप्टीट्यूड वाली चीजें वो उसके में कम है। नेक्स्ट 9 बताइए, चलिए 9 को बताइए। गणित में किसी विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि कम
होने का अर्थ यह आवश्यक नहीं कि उसकी गणितीय फिर से आ गया है, चाहिए ये वाला बताइए। गणित में प्रत्येक प्रश्न का मूल्यांकन केवल अंतिम उत्तर के आधार पर करना हमेशा उपयुक्त नहीं होता। गणितीय अधिगम की प्रक्रिया, तर्क, रणनीति और समस्या समाधान की समझ भी महत्वपूर्ण है। 10 का आंसर दीजिए। 9 का ए है, सेम है, वही क्वेश्चन है। हाँ, 10 का आंसर दीजिए। टेन का ए, ठीक। ए ए ए डी ए ए, बहुत सही। अब यही गलती आप लोग करके आते हैं, जो अभी बहुत सारे बच्चों ने पहले ए लगा के की। आपको कथन और कारण सही लग रहा है और आप लगा रहे हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना। और एक जन तो डी दिया है कि एक गलत है, तो उसका कारण आपने ये देखा है, यहाँ पे केवल लिखा है मगर यहाँ पे केवल के साथ एक नहीं लिखा हुआ है। इस चीज को समझना जरूरी है कि गणित के प्रत्येक प्रश्न का मूल्यांकन केवल अंतिम उत्तर नहीं होता, हमेशा उपयुक्त नहीं होता। तो ये आंसर सही है क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा होता कि उपयुक्त होता तो ये कथन क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब यहाँ लिखा है गणितीय अधिगम की प्रक्रिया, तर्क, रणनीति, समस्या समाधान की समझ महत्वपूर्ण है। समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि मूल्यांकन करना जरूरी है, इसलिए ए और आर की सही व्याख्या करता है। नहीं देख रहे थे मैम, वही तो गलती है कि देखना जरूरी है। चलो नेक्स्ट आपके लिए 11 नंबर का क्वेश्चन। निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए, चाहिए था ना आपको ये क्वेश्चन, बनाइए। चलिए बनाइए। मिस्टेक हो गई, सबसे मिस्टेक हुई बेटा, एक से थोड़ी। रीजनिंग की क्लास का मैं कैसे बताऊं बेटा, मैं मैथ्स की टीचर, यहाँ पे मैथ्स पेडागोगी की पट हो गया। चलिए कुछ नहीं होता, आगे बनाइए। बनाइए। निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बताना है। यूक्लिड द्वारा एलिमेंट का संकलन, आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टी की रचना, बेबीलोन गणित में स्थान मूल्य आधारित 60 आधारीय पद्धति का विकास, ब्रह्मगुप्त शून्य तथा ऋणात्मक संख्या से संबंधित नियमों का वर्णन। डी ऊपर से जा रहा है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पहले तो ये बताओ। डी, ए बी डी सी, किसी ने सही आंसर नहीं दिया अभी तक के। चलो और देख लो, किसी का आंसर सही नहीं है अभी तक। कथन सभी सही है, आपको कथन ही मेन याद रखना है, मगर आंसर सही लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे, कालक्रम है, किसका है, तो गणित के इतिहास का प्रश्न है ये। इस कालक्रम को कैसे जानोगे पता है, जो मैंने आपको इतिहास के फर्स्ट में लिखवाया है और जो लास्ट के सेकंड पार्ट में लिखवाया है, उन दोनों को जब मिक्स करोगे ना तब आपको ये कालक्रम समझ आएगा कि किसके साथ किसका जुड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं समझ आएगा। उसके लिए आपको गणित के इतिहास को याद भी करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। पूरे गणित के इतिहास को याद करना पड़ेगा, मैंने बोला था याद करके रखना तभी क्वेश्चन बनेगा इसका। चलिए बता देती हूँ आंसर। कोई आंसर सही नहीं दिया है, कौन है ये, गगन कुमार, बहुत सही।
ए आंसर आएगा। अब ए आंसर क्यों आया है उसको भी जान लो। गणित के इतिहास क्रम में जब आपको मैंने पढ़ाया था तो ये एक लाइन बस आपने नहीं लिखी, ठीक है। यूक्लिड द्वारा एलिमेंट का संकलन किसने किया है? यूक्लिड द्वारा एलिमेंट का संकलन, तो यूक्लिड के द्वारा ही एलिमेंट का संकलन हुआ है। और कब हुआ है कालक्रम के अनुसार? तो फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड में ही आपका यूक्लिड द्वारा एलिमेंट का संकलन हो गया था, जब शून्य की शुरुआत हुई थी तब के समय में, ठीक। तो ये पहली लाइन आप लोग नहीं लिखे होगे तो लिख लेना। फिर उसके बाद आता है सी, बेबीलोन के द्वारा गणित के सभ्यता में शून्य या 60 आधारित जो पद्धति अपनाई गई थी वो लाया गया। फिर आता है आपका बी, आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीय रचना की गई थी। फिर तीसरा आता है ब्रह्मगुप्त के द्वारा ऋणात्मक संकलन का प्रयोग किया गया था। तो ये कब समझ आएगा? जब आपको वो सीक्वेंस याद होंगे कि किसने क्या किया था। तो आंसर आएगा ए, सी, बी और डी। बताओ, फर्स्ट आर्यभट्ट नहीं है, आपको वो एलिमेंट का संकलन लेके आया था। अब आप बोलोगे कि आर्यभट्ट ने शून्य लाया था तो यही फर्स्ट आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि हमने जो शून्य रखा है एम ओ को ब्रह्मगुप्त है ना, तो यहाँ पे तो रचना की बात की जा रही है, आर्यभट्ट की आर्यभट्टीय रचना की बात की जा रही है। तो आर्यभट्ट के द्वारा जो आर्यभट्टीय रचना है वो आपकी बेबीलोन की सभ्यता के बाद की गई है, तो उसको बाद में रखा गया है। आपको स्टेप याद रखने हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और ये तभी आपके दिमाग में बनेगा जब मैंने आपको जो लिखाया है वो कालक्रम आपको एग्जैक्टली याद हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन वहीं से बना के लाई हूँ। सिर्फ ये एक लाइन थी जो आपकी नहीं लिखी आपने, उसको लिख लेना, यूक्लिड द्वारा एलिमेंट का संकलन। चलो नेक्स्ट बताओ, भारतीय गणित के इतिहास में शून्य का विकास केवल रिक्त स्थान दर्शाने तक सीमित नहीं रहा। कारण ब्रह्मगुप्त ने शून्य को एक संख्या की तरह लेकर उसके साथ जोड़ना, घटाना और गुणा भाग आदि नियमों पर चर्चा की है। चलिए बताइए, क्या कथन और कारण सही है? यदि कथन कारण सही है तो क्या बी? चलिए बी वाले हैं, मतलब ये वाले क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे हैं, है ना। बी वाले बहुत सही है कि भारतीय गणित के इतिहास क्रम में शून्य का आविष्कार सिर्फ शून्य के लिए नहीं किया गया था, रिक्त स्थान के लिए नहीं किया गया था। कैसा किया गया? तो ब्रह्मगुप्त ने उसकी शुरुआत, शून्य की शुरुआत की थी जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के नियम से। सबने अलग अलग किया है, सिर्फ आपको कुछ कुछ चीजों को, फैक्ट को दिमाग में रखना है। चलिए, ए नहीं लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देना, बी आएगा सही। चलिए नेक्स्ट, निम्न गणितज्ञों को उनके ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार पुराने से नए क्रम में लगाइए। यदि नहीं दिमाग में आएगा तो एक बार गूगल में जाके इसके इतिहास क्रम के कालक्रम की डेट को लिख लेना, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग दिया हुआ है। और एक चीज ध्यान देना, ये भास्कराचार्य द्वितीय लिखा है, प्रथम नहीं है। भास्कराचार्य भी दो आए थे, एक पहले भास्कराचार्य प्रथम और एक दूसरे भास्कराचार्य द्वितीय। क्या दे रहे हैं आप लोग? सी। सी बी चल रहा है, ए भी आ गया। लो, ऐसे आंसर देते देते उलट पुलट हो जाते हो आप लोग।
आप पहले सोचो आर्यभट्ट का समय क्या था। आर्यभट्ट का समय था 5वीं से 6वीं शताब्दी, ठीक। ब्रह्मगुप्त का समय था 7वीं, ठीक। भास्कराचार्य द्वितीय का था 12वीं और श्री रामानुज का था 20वीं। अब जमाओ, क्या आएगा पहले? बी, है ना। तो पहले आएगा आपका बी, आर्यभट्ट। फिर आएगा आपका सी, ब्रह्मगुप्त। फिर आएगा आपका ए, भास्कराचार्य, सेकंड। और फिर आएगा लास्ट डी, जो कि इसमें दिया हुआ है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ए सी डी अलग ही धुन में है। चलो, आज बहुत सारे आंसर्स गलत कर रहे हो, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न को गणितीय विचारों के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में उचित क्रम में लगाइए। पहला, प्रतीकात्मक बीजगणित का अधिक व्यवस्थित विकास, प्राचीन सभ्यता में अंकगणित की गणना, आधुनिक गणित में औपचारिक प्रतीकों और अमूर्त संरचनाओं का व्यापक विकास, बीजगणित समीकरणों में व्यवस्थित अध्ययन की मध्यकालीन परंपरा का विकल्प। चलिए, हाँ बी दिए हैं बहुत सारे लोग, मगर बहुत सारे लोग ए और सी भी तो दिए हैं। आंखों में दर्द हो गया, क्यों भाई? इसलिए आंखों में दर्द हो गया। सी, मेरा तो 4 गलत हो गया। ऐसे ही इतिहास क्रम से उटपटांग प्रश्न पूछेगा, फिर हार्ड और सरल वाला बात ही नहीं रहेगा। क्या ले रहे हो? डी बी ए सी, अच्छा बी ले रहे हो। सी ए, इसमें तो पूरे ही मिक्स बन गए हो आप लोग। सी सी ए बी, जितने भी सी वाले हैं वो बहुत सही हैं। बी डी ए सी। पहले आपका आएगा बी, प्राचीन सभ्यता में हमने अंक गणित का विकास किया था। उसके बाद आएगा बी, प्राचीन सभ्यता के जैसे ही कालक्रम को हटे थे तो हमने मध्यकाल की स्थिति का विकास किया, परंपराओं का। फिर उसके बाद ए, प्राचीन गणित की अधिक व्यवस्थित विकास। पहले नहीं होगा, बाद में होगा। किसके? मध्य गणित के, बीज गणित के बाद। और उसके बाद आएगा लास्ट में सी। अब पहली चीज आपको तो यही, एक तो ऐसी कट जाता, जितने भी ए वाले हैं। कैसा दिमाग लगा रहे हो कि आधुनिक गणित पहले आएगा? ये तो ऐसे ही कट गया, आधुनिक गणित के बारे में बात कर रहा है। फिर इसके बाद आपको देखना है ये तीनों में, यदि नहीं समझ आता तो उसका भी एक तर्क है, तर्क देखना सीखो। कि आपको कंफ्यूजन होता तो इस बीज गणित में होता और दूसरा इसमें होता, ये वाले बीज गणित में। बस आप तो ये समझ ही रहे थे ना कि बीज गणित का व्यवस्थित अध्ययन तो पहले हो गया होगा, तो वैसे ही जमा लेते। दीक्षा मैम आए। चलिए, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ इसमें तो। नेक्स्ट 15 बनाइए। आर्यभट्ट का योगदान केवल गणित तक सीमित नहीं था। आर्यभट्टीय में गणित के साथ खगोल विज्ञान से संबंधित विषयों का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। बताइए। मैं तो आप लोगों से पूछी थी, आप ही लोग को तो चाहिए था क्वेश्चन, आज गलत हो रहा है सबका। फिफ्टीन बी, आर्यभट्ट ने सिर्फ गणित का योगदान नहीं दिया था, और क्या किया था? चलिए,
जितने भी बी वाले हैं सही हैं। आर्यभट्ट ने गणित में योगदान केवल गणित तक सीमित नहीं था, उन्होंने किसमें, आर्यभट्टी में किसका, खगोल विज्ञान का भी विषय के बारे में व्याख्या की थी। तो सिर्फ उसमें कहा जाए कि गणित तक सीमित थे तो नहीं, उन्होंने खगोल विज्ञान की भी कुछ ना कुछ सहायता की थी, विषय के बारे में व्यवस्थित रूप बताया था। ठीक, नेक्स्ट 16। आज का आप लोग प्रश्न ही बनाइए, आज आपके लिए बहुत सही चीज है। गणित के इतिहास की गणित शिक्षण में शामिल करना विद्यार्थी की अवधारणा समझ को समृद्ध कर सकता है, और कारण कह रहा है कि ऐतिहासिक विकास से विद्यार्थी यह समझ सकता है कि विद्यार्थी अवधारणा और विद्या किन समस्याओं तथा आवश्यकताओं के संदर्भ में विकसित करता है। ये आपके स्वयं के लिए क्वेश्चन है, आप अपने आप से भी ये स्वयं का क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बहुत सही। इससे हमारा कौन सा सोपान, चलिए बहुत सही। ये 16 नंबर का क्वेश्चन आपके स्वयं के लिए है कि गणित के इतिहास क्रम को शामिल किया गया है। हाँ, तो शामिल किया गया है तो विद्यार्थी की अवधारणा की समझ को समृद्ध करने के लिए शामिल किया गया है, तो ये लाइन एकदम सही है। क्यों किया गया है कि ऐतिहासिक क्रम, कारण बोल रहा है कि ऐतिहासिक विकास में विद्यार्थी यह समझ सकता है कि गणितीय जो अवधारणा है और जो विधियां हैं वो समस्या और अवधारणाओं के संदर्भ को ही विकसित करती है, मतलब कारण भी सही है, तो RA की सही व्याख्या करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना भाई। चलिए नेक्स्ट 17। अब यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट बेस है आपके, गणित के मूल्यांकन को केवल परीक्षा के अंत में प्राप्त अंकों तक सीमित करना अधिगम की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता। मूल्यांकन में विद्यार्थी के ज्ञान के साथ उसकी प्रक्रिया, तर्क, समस्या समाधान और अधिगम में हुई प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। थोड़ा फास्ट, खत्म ही होने वाला है बेटा। अच्छे क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े थे तो कम है। चलिए जल्दी बताइए। ए बी ए, चलो आप लोग सब सही हैं। ए वाले क्या कह रहा है कि मूल्यांकन केवल परीक्षा के अंत तक के लिए नहीं है, सीमित नहीं है। किसके लिए है? वास्तविक स्थिति की पूरी तरह जांच को दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है, तो ये इस तरह के से नहीं दर्शाता है, तो ये कथन तो एकदम सही है। मगर कारण क्या कह रहा है कि मूल्यांकन विद्यार्थी के ज्ञान के साथ उसकी किस चीजों को दर्शाता है? प्रक्रिया, तर्क, समस्या समाधान और अधिगम में हुई प्रगति की जानकारी। सेम क्वेश्चन अवधारणा के लिए था। एक चीज ध्यान देना, सेम क्वेश्चन अवधारणा के लिए था और ऐसा ही क्वेश्चन मूल्यांकन के लिए। आपको कंफ्यूज वो नाम से करेगा, तो आपको स्थिति समझना है बस। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका कॉमर्स वालों के लिए, ये सब आप लोग एक बार देख लेना। चलिए 18, एनसीएफ में गणितीय अधिगम की केवल प्रक्रियाएं और सूत्र याद कराने के बजाय समझ और तर्क से जोड़ने पर बल दिया जाता है, और कारण कहा जा रहा है कि गणित सीखने में बच्चे को समस्याओं पर विचार करने, अनुमान लगाने, तर्क देने और विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग करने के अवसर मिलने चाहिए। मिलने चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए बी, बहुत सही वर्षा जी। चलिए बी वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लेके आ रही हूं, तो इसका कारण है कि आपको इसके अवधारणात्मक ज्ञान मिले, ठीक है ना, कि कैसी अवधारणाएं बनाई जाएंगी, कि कथन में कैसी अवधारणाएं बनाई जाएंगी, कि केवल प्रक्रिया और सूत्र याद करने की बजाय
समूह तर्क पे बल देना है, मतलब सही है। और क्या लिखा है कि गणित सीखने में क्यों समूह पे बल देना, क्योंकि समस्या पर विचार करने, अनुमान लगाने, तर्क देना ही एनसीएफ की बातें कही गई है। तो ये दोनों कथन और कारण सही है। पहले में नहीं लिखा है तो जितने भी लोग ए दे रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे यहाँ। चलिए नेक्स्ट, सीसीई का उद्देश्य केवल विद्यार्थी के अंतिम शैक्षणिक परिणाम को प्रमाणित करना नहीं है। सीसीई में मूल्यांकन को अधिगम प्रक्रिया के साथ निरंतर जोड़कर विद्यार्थी की प्रगति और कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाना है। चलिए 19 बताइए। यदि मैं यहाँ पे ये हटा देती हूँ, चलो अब आंसर दो। आंसर दो। प्रमाणित करना है लिखा है, क्योंकि ये प्रश्न में प्रमाणित करना है ही लिखा था। आंसर दो भाई। प्रमाणित करना है लिखो, नहीं है नहीं, प्रमाणित करना है। आंसर दो भाई अब। सीसीई का उद्देश्य केवल विद्यार्थी के अंतिम शैक्षणिक परिणाम को प्रमाणित करना है। अब भी हो जाएगा, लो अब भी हो जाएगा। जो लोग भी लिख रहे हैं कि बी हो जाएगा तो आप लोग गलत हैं। पहली चीज, सीसी के उद्देश्य के कथन में आप केवल विद्यार्थी के अंतिम शैक्षणिक रूप का प्रमाणित करेंगे, तो सीसी के फुल फॉर्म को कैसे करेंगे, कंटिन्यू प्रोसेस कैसे करेंगे? आपका आंसर आएगा फोर्थ। ए कथन गलत है और आर सही है, इसीलिए वो नहीं है लिख गया है, उसमें है आएगा। आंसर आपका आएगा डी। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। कभी भी प्रश्न पूछता है और प्रश्न की छोटी सी स्थिति को भी आपको दर्शाना है तो उसकी स्थिति को यहां से पढ़ के दर्शाएं, बीच में क्योंकि लगाएं। क्यों? क्योंकि सीसी का उद्देश्य केवल विद्यार्थी के अंतिम शैक्षणिक को नहीं जानना, क्योंकि सीसी मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के साथ निरंतर जोड़ता है। यहां तो निरंतर वर्ड लिख दिया है और यहां तो केवल विद्यार्थी वर्ड लिख दिया है, इसलिए आपका ए गलत है और आर सही है। चलिए लास्ट 20, सहपाठी आकलन को केवल अंक देने की गतिविधि बना देना उसकी शैक्षणिक उद्देश्य सीमित हो सकता है। प्रभावी सहपाठी आकलन में विद्यार्थी को निर्धारित मापदंड के आधार पर अपने सहपाठी के कार्य का विश्लेषण तथा रचनात्मक फीडबैक देने का अवसर मिलता है। ए तो गलत हो गया है, बी भी गलत हो जाएगा। व्याख्या नहीं करता है बस गलत हो जाएगा, ये बताना चाह रही हूं। मुझे तो डी दिखा है भाई, अभी बी दिखा है तभी तो बताई मैं क्या। नीतू मैम की क्लास स्टार्ट हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। बोल तो रही हूँ नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, आप लोग जा सकते हैं, मैं अपनी क्लास कंप्लीट करूंगी। चलिए डी वाले भी हैं 20 का और बी वाले भी हैं।
आवाज नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है अब? यहाँ से तो माइक ऑन है, वॉइस नहीं आ रहा है मैम। अब आ रहा होगा, देखो। चलिए, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ पे जो केवल अंक देने की गतिविधि लिखा है वो शैक्षणिक उद्देश्य लिए, क्योंकि आपका कोई फ्रेंड होगा जो सहपाठी आकलन में आपको अंकों से गतिविधि करवा रहा होगा, तो वो शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं करा रहा है। पहली चीज, यदि प्रभावी सहपाठी आकलन होगा तो उसका उद्देश्य रहेगा कि मापदंड, सहपाठी आकलन, विश्लेषण, फीडबैक सब दे, इसलिए दोनों कथन सही और दोनों सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, ठीक 21 नंबर का, यदि विद्यार्थी बार बार भिन्न से संबंधित प्रश्नों में समान प्रकार की गलती करता है तो शिक्षक को केवल अधिक प्रश्न हल करवाने के बजाय गलती के स्रोत की पहचान करनी चाहिए। और कथन लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है कि निदानात्मक आकलन का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों और उनके संभावित कारणों की पहचान करना है। पूरे एक्सप्लेनेशन के बाद आया वॉइस, एक बार और एक्सप्लेनेशन करूं क्या? बता दो भाई, नहीं आया होगा समझ तो एक बार और कर देती हूँ। चलिए बताइए 20 का आंसर ए। जितने भी ए वाले हैं आप लोग एकदम सही ही हैं, ठीक है ना? 21 का ए दे रहे हैं अभी भी, इसमें का ए दे रहे हो ये भी तो लिखो बेटा। 21 का ए आ रहा है अभी मेरे पास। का आंसर दे रहे हो क्या? ओके सॉरी, डायरेक्टली लास्ट में पहुंच गई थी, ये वाला आएगा। दोनों सही है पर व्याख्याता नहीं कर रहा। यदि 21 का ए दे रहे हो तो बहुत सही है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी विभिन्न संबंधित जो गलतियां हैं उसको क्या कर रहा है, देख रहा है, केवल अधिगम प्रश्न हल करने के लिए नहीं, बजाय गलती के स्रोत की पहचान के लिए, और उसके साथ उसका वो क्या करेगा, निदानात्मक आकलन भी करेगा। क्वेश्चन चेंज हो गया था, हाँ सॉरी वो क्वेश्चन चेंज हो गया था। 21 का ए वाले बहुत सही है, वो 23 वाला था, और 23 का ए नहीं आएगा। 23 का ए लिखे हो जो, ठीक है। 21 का ए सही है, 23 भी बता दो। 23 का बी, चलिए बहुत सही। मतलब कथन कारण के क्वेश्चन तो फटाक से बन जाते हैं आप लोगों से। चलिए 23 का आंसर देते चलिए। लिखा है गणितीय मूल्यांकन केवल सही या गलत लिख देने से हमेशा प्रभावी फीडबैक नहीं माना जाता। सही है, सही या गलत लिखने से सिर्फ मूल्यांकन थोड़ी मान लोगे। प्रभावी फीडबैक विद्यार्थी को यह समझाने में सहायता करता है कि उसकी वर्तमान समझ कहाँ और सुधार के लिए अगला कदम क्या होगा। ये भी सही है, मतलब AR की सही व्याख्या करता है और सही है। चलिए बहुत सही, जितने भी लोग बी दे रहे हैं बहुत सही है। यहाँ पे आपकी 23 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन नहीं आ पाए, कुछ मेरी व्यस्तता और मेरी तबीयत खराब होने के कारण था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, देखते हैं यदि कल और आपको MCQ के लिए मुझे टाइम मिलता है तो कल लास्ट एक और MCQ होगा, नहीं तो फिर दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बाईस नंबर ही है, ये गलती से उन्होंने 23 डाल दिया है बनाने वालों ने, ये 22 ही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग नेक्स्ट क्लास भी है आप लोगों की। चलिए धन्यवाद आज के लिए। चलो चलो ठीक है, मौसम के कारण है, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए।